हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो जैसे कि आप सभी को होता है डेट यू अकाउंटेंसी रिवीजन क्लासेस रोज रात को 10 बजे आपकी होती है। तो आज उसकी क्लास नंबर 13 है, मैथन क्लास नंबर 13 है, जिसमें उसका एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक करने चाहिए, डेट इज योर पार्टनरशिप। आप सभी को मैं पहले ही बता चुका हूं कि पार्टनरशिप अपने में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बड़ा बिगेस्ट टॉपिक है। मैं कहूंगा कि आपकी जो 12th का बोर्ड एग्जाम होता है उसमें 45% इसी के टॉपिक के रिलेटेड आता है। तो आपको इसी पॉइंट ऑफ व्यू से कराया जाएगा ताकि आपके एग्जाम में इसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप इसका आसानी से टिक कर पाएं, इसको आसानी से इसका आंसर पता कर सकें। तो आपको मैं बता दूं 2 या 3 लेक्चर्स, 2 या 3 मैराथन क्लासेस में इसको कंप्लीट करा दूंगा। एक्चुअल में इसे 13 to 14 लेक्चर्स लगे थे, आप सभी को याद होगा। लेकिन मैराथन क्लासेस में बड़ी बड़ी क्लासेस होती हैं, आपको प्रॉपर्ली जिस दिया जाता है, आपको एक तरह से रिवाइज करा जा रहा है। तो 2 या 3 क्लासेस में कोशिश करूंगा इसे कंप्लीट सम अप कर दूं अलॉन्ग विद ऑल एमसीक्यूज। ठीक है, तो बात होती है आज के टॉपिक की, डेट इज पार्टनरशिप। पहली चीज आपसे जो एग्जामिनर पूछ सकता है, बताइए व्हाट इज द नीड ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप की जरूरत कहां से पड़ी। देखो, पार्टनरशिप इज ऑल्सो ए फॉर्म ऑफ बिजनेस, बिजनेस का ही एक फॉर्म है। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें एक से ज्यादा बंदे जुड़ के प्रॉफिट शेयर करते हैं, कैपिटल लगाते हैं और मैनेज करते हैं। यही है ना पार्टनरशिप। हमने पिछले जितना भी पढ़ा, जितना भी लेखा जोखा किया, जर्नल किया, लेजर किया, ट्रायल बैलेंस किया, वो जितना भी किया वो हमने पढ़ा था दैट इज सोल प्रोप्राइटर के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसमें हमारा था सिर्फ और सिर्फ सिंगल ओनर, सोल प्रोप्राइटर मतलब सिंगल ओनर। ठीक है, उधर एक ही मालिक था, एक ही कैपिटल लगाने वाला था। लेकिन अब क्या जरूरत पड़ रही है, बंदों को अपने साथ जोड़ने की। ठीक है, अब हमें क्या जरूरत है, अपने साथ लोगों को जोड़ना है। क्यों, क्या रीजन? उसका रीजन ये है दैट इज लैक ऑफ मैनेजमेंट, आप कह सकते हो लैक ऑफ मनी। ऑब्वियस ही बात है, एक बंदा होगा तो पैसों की कमी रहेगी, क्योंकि उसमें कैपिटल लगाने वाला कौन है सर, एक ही इंसान। पैसा कौन लगा सकता है, एक ही इंसान, सोल प्रोप्राइटर। लेकिन जब आप पार्टनरशिप में होगे, अब आपके पास अनलिमिटेड मनी, आप एक सेंस में कह सकते हो। आपके पास पैसे लगाने वाले 2 से ज्यादा इंसान है, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, 15 भी हो सकते हैं। तो उस सेंस में हम कह सकते हैं डैड पार्टनरशिप की जरूरत पड़ी जस्ट बिकॉज ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज। हमारे पास पहले रिसोर्सेज लिमिटेड थे, लेकिन पार्टनरशिप ऐसा बिजनेस आया जिसमें हमारे पास रिसोर्सेज क्या हो गए, अनलिमिटेड। ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है कि अकेला इंसान सब कुछ संभाल पाए। वो कितनी जगहों पे देखे, बिजनेस आपको पता आज के टाइम पे बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो चुके हैं। तो पार्टनरशिप की इस कारण जरूरत पड़ी। होप सो आपको पता चल गया होगा पार्टनरशिप की क्यों जरूरत पड़ी। अब बात करते हैं पार्टनरशिप को कैसे डिफाइन किया गया है, कौन से एक्ट ने से डिफाइन किया है। तो बात होती है कि पार्टनरशिप एक्ट क्या है, आपको आंसर होने सर पार्टनरशिप एक्ट इज 1932। कौन सा एक्ट है, 1932। 1932 एक्ट के अकॉर्डिंग सेक्शन नंबर 4 कहता है पार्टनरशिप के बारे में क्या बोलता है, इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछा जा सकता है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन नंबर 4 पार्टनरशिप एक्ट 1932 व्हाट इट स्टेट्स, तो वो कहता है दैट partnership is a relationship between 2 or more persons who have agreed to share the profit of a business carried on by all or any of them acting for all। मतलब कि कहता है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 कहता है दैट पार्टनरशिप वो रिलेशनशिप है 2 या 2 से ज्यादा इंसान में जो एग्री हो गए हैं, जिनमें समझौता हो गया है कि हम प्रॉफिट शेयर करेंगे, कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। मतलब या तो सभी के सभी चलाएंगे बिजनेस, या तो उनमें से कोई एक चलाएगा, लेकिन वो एक्ट करेगा एज ऑल। वो उनके बीच में समझौते की बात है, इसमें समझौता वर्ड बड़ा बार आने वाला है, तो उसका ध्यान रखना। पार्टनरशिप एक्चुअल में समझौता है एक बीच में 2 या 2 से ज्यादा इंसान में, कॉन्ट्रैक्ट है, वो आगे पढ़ेंगे। ठीक है, होप सो पता चल गया होगा पार्टनरशिप एक्ट 1932 क्या कहता है पार्टनरशिप के बारे में। अब जो पॉइंट्स मैं बताने वाला हूं वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो आज का लेक्चर है ना पार्टनरशिप का बेसिक रहेगा। आज आपको बेसिक नॉलेज दी जाएगी, ठीक है। कल हम उसके डिफरेंट केसेस पढ़ेंगे, केसेस के रिलेटेड क्वेश्चन आने के थोड़े कम चांसेस रहेंगे नो डाउट, लेकिन पढ़ के तो सब कुछ जाना पड़ेगा ताकि एग्जामिनर कुछ भी पूछ ले। तो बात होती है पर्सन्स हु हैव एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप आर इंडिविजुअली नोन एज पार्टनर्स एंड कलेक्टिवली एज फर्म। याद रखना, जो पर्सन्स हैं, जो इंसान है, फॉर एग्जाम्पल इसमें ना एग्जाम्पल्स बड़ी आने वाली है, याद रखना। एक मैं लेता हूं एग्जाम्पल, मिस्टर ए है, एक मिस्टर बी है। एक मिस्टर ए है, एक मिस्टर बी है। जब ये अपने में समझौता करेंगे कि हमने पार्टनर बनना है, हमने पार्टनरशिप बिजनेस चलाना है, तो ये क्या करेंगे, पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट करेंगे। अब इन सबको हम इंडिविजुअली क्या बोलेंगे, मिस्टर ए को मैं इंडिविजुअली बोलूंगा दैट मिस्टर ए इज ए पार्टनर, दैट मिस्टर बी इज ए पार्टनर। याद रखना, इंडिविजुअली आर नोन एज पार्टनर। लेकिन
जब ये कलेक्टिवली इनका नाम लेना मैंने, इनका कलेक्टिव सेंस बोलना है मैंने, तो इनका कलेक्टिव सेंस बोला जाता है फर्म, दैट दे आर ए फर्म। जब कहीं पे इनको कंसिडर किया जाएगा एज ए कलेक्टिव, समझ लो तीन पार्टनर है, ए बी सी, तीन पार्टनर है, जब इन तीनों का इकट्ठे नाम लिया जाएगा तो उन्हें क्या बोला जाएगा, फर्म। लेकिन जब अकेले अकेले में नाम लिया जाएगा तो याद रखना इनको इंडिविजुअल को हम बोलते हैं पार्टनर, दैट मिस्टर ए पार्टनर, दैट मिस्टर बी पार्टनर, दैट मिस्टर सी पार्टनर। द नेम अंडर विच द बिजनेस ऑफ ए फर्म इज कैरिड ऑन इज कॉल्ड द फर्म नेम। अब कहता है जिस नाम के अंडर ये बिजनेस करेंगे, फॉर एग्जाम्पल एक कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं, दैट मिस्टर ए, मिस्टर बी एंड मिस्टर सी स्टार्टेड ए बिजनेस एज ए पार्टनरशिप। तो इन तीनों ने एक बिजनेस बनाया और उस पार्टनरशिप के बिजनेस को नाम दिया XYZ लिमिटेड, XYZ लिमिटेड। और ये जो फर्म बनाएंगे, द नेम अंडर विच द बिजनेस ऑफ ए फर्म इज कैरिड ऑन, इस बिजनेस का जो नाम होगा उसे हम बोलते हैं फर्म नेम। होप सो क्लियर होगा। इंडिविजुअल को हम बोलते हैं पार्टनर, कलेक्टिव को हम बोलते हैं फर्म, और जो जिस नाम के साथ ये चलेंगे उसे हम बोलेंगे फर्म नेम। बाद में बात करते हैं दैट इट इज गवर्न बाय इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। ये मैं आपको बता चुका हूं कि पार्टनरशिप एक्ट को कौन गवर्न करेगा, 1932 एक्ट गवर्न करेगा। अब जो जिस चीज में बच्चों को लास्ट मोमेंट तक डाउट रहता है वो चीज मैं बार बार दोहराना पड़ता है, मुझे बार बार बतानी पड़ती है कि क्या आजकल चल रहा है, क्या सिस्टम चल रहा है, ठीक है। तो ध्यान से सुनना, सब कुछ मैं बताऊंगा इधर। तो कहता है मिनिमम एंड मैक्सिमम पार्टनर। पहले मैक्सिमम को थोड़ा साइड में रखो, उसमें बड़े मतभेद है। बात होती है मिनिमम पार्टनर। मिनिमम पार्टनर कितने होने चाहिए? मिनिमम पार्टनर होने चाहिए 1। ओ भाई साहब, 1 पार्टनर कैसे होगा? एक पार्टनर कभी हो सकता है? कते ही नहीं हो सकता, वो तो सोल प्रोप्राइटर है। तो मिनिमम कितने होने चाहिए? कम से कम कितने होने चाहिए? 2 बंदे तो होने चाहिए, तब जाके आप उसको बोलोगे पार्टनरशिप। तो आपने याद रखना है अकॉर्डिंग टू द डेट आपका जो पार्टनरशिप एक्ट है 1982, उसके अकॉर्डिंग आपके मिनिमम कितने पर्सन होने चाहिए? 2। उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो 2 ही रहेगा, 2 से कम नहीं हो सकता, 2 से ज्यादा नहीं हो सकता। तो पार्टनरशिप के मिनिमम मेंबर कितने चाहिए? 2। अब बात आती है, थोड़ा सा ध्यान से सुनना, कान खोल के सुनना, दिल खोल के सुनना, दिमाग खोल के सुनना। तो कहता है कि मैक्सिमम पार्टनर कितने, ठीक है। इधर 3 चीजें मैं बताने वाला हूं, तो उसके रिलेटेड कुछ भी पूछेंगे ना तो ध्यान से आंसर देख के आना उधर। कहता है मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर शुड नॉट बी मोर देन 100 इन केस ऑफ पार्टनरशिप अकॉर्डिंग टू न्यू कंपनीज एक्ट 2013। 2013 का एक्ट कहता है कि आपकी जो मैक्सिमम पार्टनर है वो 100 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। मैक्सिमम कितने होने चाहिए? 100। लेकिन अगर आप कोई किताब कंसल्ट कर रहे हैं, कोई बुक कंसल्ट कर रहे हैं, उधर आपको सिर्फ और सिर्फ 1956 के बारे में बताया होगा, 2013 के बारे में किसी बुक में नहीं होगा, रेयर ही होगा, क्योंकि मैक्सिमम अभी ना 1956 पे ही बैठी हुई है सभी बुक्स। तो 1956 की जो किताब है, मतलब 1956 का जो एक्ट है, कंपनीज एक्ट है, वो क्या कहता है? डेट मैक्सिमम लिमिट ऑफ पार्टनरशिप इज 10 एंड 20 फॉर बैंकिंग बिजनेस, ठीक है। मतलब 10 बंदे अगर आपका बिजनेस है बैंकिंग का, 20 बंदे अगर आपका और कोई बिजनेस है, अकॉर्डिंग टू द 1956। 2 चीजें बता दी। 2 चीजें क्या बताई सर? आपने बताई डेट 1956 कहता है अगर आपका बैंकिंग का बिजनेस है तो 10 बंदे, अगर बैंकिंग का बिजनेस नहीं है तो 20 बंदे मैक्सिमम। 2013 का एक्ट कहता है मैक्सिमम 100 बंदे। अब 2013 के बाद एक और एक्ट आया, कंपनीज एक्ट 2014। 2014 कहता है दैट मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर इन ए फर्म टू बी 50 अकॉर्डिंग टू द रूल 10। ये तीनों चीजें याद रखो। लेटेस्ट आपका 50 है, लेटेस्ट क्या है? 50 है। लेकिन आज जरूरी नहीं है ये पूछे कि 2014 का बताइए, आपसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है 1956 के अकॉर्डिंग क्या था, आपसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है 2013 के अकॉर्डिंग क्या था, वो बताइए। तो आपको पता होना चाहिए सर 2013 के अकॉर्डिंग 100 बंदे थे सर, 1956 के अकॉर्डिंग 10 फॉर बैंकिंग बिजनेस एंड 20 फॉर अदर बिजनेसेस, एंड 2014 के अकॉर्डिंग मैक्सिमम इज 50। होप सो अब क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं। अब बात होती है फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। देखो मैंने ज्यादा ना इसमें वो नहीं थ्योरी नहीं घुसाई, मैंने सिंपली इसमें क्या रखा, सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड, सीधा बंदा हूं मैं, सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करता हूं, सीधे मुंह पे बोलता हूं। बात होती है पहला 2 और मोर पर्सन। पहला फीचर क्या बोलता है पार्टनरशिप का? 2 या 2 से ज्यादा पर्सन। मेरे साथ में समझाने की जरूरत नहीं है इसको, मिनिमम 2 चाहिए, 2 से कम बंदे होंगे तो वो पार्टनरशिप नहीं खिलाता।
मिनिमम 2 बंदे चाहिए समझौते के लिए। सेकेंड वन एग्रीमेंट होना चाहिए। एग्रीमेंट अभी मैं आपको डिटेल में आगे पढ़ाऊंगा, इसी में पढ़ना है एग्रीमेंट, जिसे हम पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। थर्ड बोलता है लीगल बिजनेस होना चाहिए। अगर आपका इलीगल बिजनेस है, ठीक है, अगर गवर्नमेंट कहती है आपका इलीगल बिजनेस है, तो वो आपका पार्टनरशिप एक्ट के अंडर साइन नहीं करवा सकते, तो वो आपका पार्टनरशिप नहीं कहलाएगा, वो आपका इलीगल बिजनेस है, तो पार्टनरशिप नहीं कहलाएगा। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट होना चाहिए, मतलब प्रॉफिट का शेयर होना चाहिए, तब जाके हम उसे पार्टनरशिप बोलेंगे। अगर बाय चांस आप कहते हो कि मैंने इसे सोशल वर्क के लिए खोला है, तो वो पार्टनरशिप नहीं कहलाता, ठीक है, ये भी चीज याद रखना। तो उसमें प्रॉफिट शेयरिंग इज मस्ट। नेक्स्ट वन, बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, मतलब कि या तो वो बिजनेस सभी के सभी चलाएंगे, या तो कोई एक चलाएगा, एज ए एक्ट करेगा कि हम सभी एक ही हैं। मतलब कि देखो पार्टनरशिप में भी क्या होता है, कईयों के पास पैसा होता है, कईयों के पास दिमाग होता है, कईयों के पास टाइम ही नहीं होता, ठीक है ना, ये ध्यान रखना पॉइंट। पार्टनरशिप भी यही चीज रहती है, कईयों के पास पैसा है तो टाइम नहीं है, वो क्या करते हैं, पैसा कहते हैं कि जनाब मैं पैसा लगाता हूं लेकिन काम तू करेगा। वो बंदा कहता है हाँ भाई मैं कर लेता हूं काम, मैं बेला बैठा हुआ हूं, तो उस केस में ये पॉइंट रेलिवेंट आता है। मतलब बिजनेस जो कैरी करेंगे सभी के सभी पार्टनर करेंगे, लेकिन कुछ ऐसे पार्टनर होंगे जो काम नहीं करेंगे, वो सिर्फ पैसा लगाएंगे, वो बाकियों को बोलेंगे तू काम कर, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास पैसा है। तो उस टाइम पे आप देख सकते हो एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। जरूरी नहीं है कि बिजनेस सभी के सभी आपको दुकान पे बैठे हुए मिलने चाहिए। आपके इधर 5 पार्टनर है, 5 के 5 पार्टनर काउंटर पे मिलने चाहिए, ऐसा नहीं है। एक पार्टनर भी बैठा होगा चलेगा, एक पार्टनर के साइन होंगे चलेंगे, लेकिन बस उसके अथॉरिटी दी होनी चाहिए 5 के 5 पार्टनर के द्वारा, ठीक है। तो ये पॉइंट वही कह रहा है दैट बिजनेस शुड बी कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। अब बात होती है पार्टनरशिप डीड की, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप डीड का मतलब पार्टनरशिप एग्रीमेंट, आपके बीच में क्या एग्रीमेंट हुआ है, क्या समझौता हुआ है, तो ये उसी की बात हो रही है पार्टनरशिप डीड में। सिंस पार्टनरशिप इज द आउटकम ऑफ एग्रीमेंट। अब बात देखो होता क्या है, एग्रीमेंट से तो आपको सब कुछ क्लियर होगा क्या होता है एग्रीमेंट। अब बात होती है कि पार्टनरशिप डीड रिटन होना चाहिए कि ओरल होना चाहिए। तो आपका आंसर होना चाहिए सर अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, जो मर्जी आप पार्टनरशिप एक्ट लगा लो, कंपनी एक्ट लगा लो, अभी तक किसी ने ऐसा नहीं बोला कि पार्टनरशिप डीड शुड बी रिटन। उन्होंने ऐसा नहीं बोला, लेकिन साथ में उन्होंने ये चीज बोल दिया है दैट टू रिड्यूस द कॉन्फ्लिक्ट, अपनी लड़ाई को कम करना चाहते हो तो पार्टनरशिप डीड शुड बी इन रिटन। आपका जो एग्रीमेंट है इट शुड बी इन रिटन, रिटन फॉर्म में होना चाहिए, एक प्रॉपर एफिडेविट फॉर्म में होना चाहिए, प्रॉपरली उसके ऊपर लीगल साइंस होने चाहिए, किसी की विटनेस होनी चाहिए। अगर वो आपका ओरल फॉर्म में है तो कोर्ट उसमें कुछ नहीं कर सकता। अगर आने वाले टाइम में आपके बीच में लड़ाई हो जाती है, एक बंदा कोई पैसा खा जाता है और आपके पास एग्रीमेंट नहीं है, तो कोर्ट कुछ नहीं कर सकता। तो पार्टनरशिप डीड का ये पॉइंट याद रखना। तो सिंस partnership is the outcome of agreement, it is essential that there must be some terms and conditions agreed upon by all the partners such that terms and conditions may be either written or oral. The law does not make it compulsory to have a written agreement. जो लॉ है अभी तक लॉ ने ऐसा कंपल्सरी नहीं किया कि हम आप अपने पास रिटर्न एग्रीमेंट रखिए, लेकिन वो साथ में ये भी कह देता है कि रिटर्न रखोगे तो आपके लिए भलाई है। However, in order to avoid all misunderstandings and disputes, it is always the best course to have a written agreement duly signed and registered under the Act. The partnership deed is a written agreement among the partners which contains the terms of agreement. It is also called the articles of partnership. A partnership deed should contain the following points. ठीक है, होप सो आपको पार्टनरशिप डीड के बारे में पता चल गया होगा। तो यही मेरी सजेशन है, अगर आप आगे आने वाले टाइम में कभी किसी पार्टनरशिप में जाते हैं तो रिटन एग्रीमेंट इज मस्ट। आप अपना एग्रीमेंट कीजिए, उसमें प्रॉपर्ली लिखा लीजिए कि हाँ हम इतना प्रॉफिट शेयर करेंगे, हाँ मैं इतना काम करूंगा, हाँ मुझे इतनी सैलरी मिलेगी, हाँ मुझे इतनी कमीशन मिलेगी। मतलब अगर रिटन लीगल में आप काम करोगे तो आप सक्सेसफुल रहोगे, नहीं तो आने वाले टाइम में 2 साल 3 साल 4 साल बाद में फूट जरूर डल जाती है। तो यही चीज आती है डेट पार्टनरशिप डीड में अब क्या क्या पॉइंट्स आते हैं। वैसे मैक्सिमम पॉइंट्स सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं, जो मतलब आपको खुद पता होंगे। देखो बिना देखे हम नीचे जाते हैं, बात करते हैं। आपको क्या लगता है कि जब मैं एग्रीमेंट एक साइन कर रहा हूं तो अंदर क्या क्या होना चाहिए।
सर अंदर होना चाहिए नेम ऑफ ए पार्टनर, पहला यही हो गया। एड्रेस ऑफ ए पार्टनर, ये हो गया। सर राइट ऑफ ए पार्टनर, मतलब पार्टनर के क्या क्या हक रहेंगे। सर सैलरी ऑफ ए पार्टनर, सर कमीशन ऑफ ए पार्टनर, सर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ए पार्टनर, सर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का रेट ऑफ ए पार्टनर, सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ ए पार्टनर, कितनी कैपिटल रेशियो हमारी रहेगी, किस रेशियो में हम पैसा लगाएंगे, कितना काम कौन करेगा, ये सब कुछ होगा। तो नीचे ये सब कुछ ही लिखा है, आप देख सकते हो। द नेम ऑफ ए पार्टनर, द एड्रेस ऑफ ए पार्टनर, द नेचर एंड प्लेस ऑफ ए बिजनेस, मतलब बिजनेस का क्या नेचर रहेगा, किस नेचर की बिजनेस है, होलसेल है, रिटेल है, बिग बिजनेस है, स्मॉल बिजनेस है, मीडियम बिजनेस है, फैक्ट्री है, एंड सो ऑन, कुछ भी नेचर। ड्यूरेशन ऑफ ए पार्टनरशिप, मतलब अब एग्रीमेंट भी ये नहीं है कि इंडेफिनेट पीरियड के लिए होता है। हाँ, आप कर सकते हो, इंडेफिनेट पीरियड के लिए भी कर सकते हो, जब मन करेगा हम तोड़ सकते हैं। आप 1 साल का भी कर सकते हो, 2 साल का भी कर सकते हो, उसका रिन्यू करा सकते हो। तो इसमें ड्यूरेशन होनी चाहिए, कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन हो सकती है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये सब कुछ आपका इधर होना चाहिए, ठीक है। मेथड फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल क्या रहेगी, सैलरी कमीशन क्या रहेगी, राइट्स एंड ड्यूटी क्या रहेगी, ओपनिंग बैंक अकाउंट क्या रहेगा, ठीक है। नेम ऑफ ए फर्म, रूल्स टू बी फॉलोड इन केस ऑफ एडमिशन, क्या क्या आपने रूल्स फॉलो करना है, ये सब कुछ हमने अभी आगे पढ़ना भी है, ठीक है। तो लेकिन ये आपके एग्रीमेंट में भी लिखा होना चाहिए, हम क्या क्या रूल्स फॉलो करेंगे जब हम नए पर्सन को एडमिट करेंगे, या कोई बंदा रिटायर करेगा हमारी पार्टनरशिप में, तो क्या रूल रहेंगे, तो क्या डेट ऑफ कमेंसमेंट है, ऑडिटिंग क्या करेंगे, फर्म के अकाउंट्स क्या मेथड, कैसे हमारी रिकॉर्डिंग रहेगी, तो वो सब कुछ आपका पार्टनरशिप डीड में लिखा होना चाहिए। तो बिल्कुल ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी पॉइंट से कोई मुश्किल पॉइंट नहीं थे। और भी पॉइंट्स आ सकते हैं जो आपको लगता है रेलिवेंट है आपके एग्रीमेंट में आना। ऐसा लॉ नहीं बताया कि ऐसा लिखा होना चाहिए, ये भी आपको मैं बता दूं। फिर बात होती है व्हेन पार्टनरशिप, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये जो पॉइंट है ना, ये ठीक है, इसको ना अपने डेस्क पे चिपका लो। पार्टनरशिप में मुझे से अंदर इंटरनल फीलिंग आ रही है कि आपको 1 नंबर इधर से आने वाला है, ठीक है। तो क्या है, कहता है व्हेन पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट, ठीक है। जब आपके पार्टनरशिप डीड एब्सेंट होगा, बीच आपके मतलब पार्टनरशिप में कोई जो आपके डीड था, आपके बीच में जो एग्रीमेंट था वो हुआ ही नहीं। अगर आपके बीच में एग्रीमेंट नहीं हुआ तो लॉ क्या करेगी, क्या रहेगा सिस्टम। बोलता है सैलरी टू ए पार्टनर, अगर आप पार्टनर को सैलरी देना चाहते हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक करेंगे, 2 पार्टनर है ए एंड बी। ए बोलता है मैंने बड़ा काम किया, मुझे सैलरी चाहिए। प्रॉफिट तो लेना ही लेना है, प्रॉफिट को आप भूल जाओ, अभी प्रॉफिट को साइड पे रखो, लेकिन मैंने बी तेरे से ज्यादा काम किया, तू रात को जल्दी चल जाता था, सुबह लेट आता था, सोया रहता था, पूरा दिन मैं काम करता था, तू कुछ नहीं करता था। तो ए क्या बोलेगा, ए ने बोला मैंने सैलरी लेनी है, बी नहीं माना, कहता ऐसे ही क्या एग्रीमेंट दिखा है, क्या एग्रीमेंट, इसने कर दिया कोर्ट में केस। इसने क्या कर दिया, ए ने कर दिया कोर्ट में केस। जब कोर्ट में केस किया तो कोर्ट वाले ने बोला, जज ने बोला जनाब अपना एग्रीमेंट दिखाइए आप। उसने क्या बोला, जनाब आप अपना एग्रीमेंट दिखाइए। तो क्या हुआ, तो उधर मिस्टर ए ने बोला जनाब मेरे पास एग्रीमेंट तो नहीं है, हमने कोई एग्रीमेंट नहीं किया। तो उधर ही जब उन्होंने देखा दैट एग्रीमेंट इज एब्सेंट, दैट एग्रीमेंट इज साइलेंट, जज ने एक आदेश दिया, नो सैलरी। अब जज ने क्या आदेश दिया, नो सैलरी। उसने बोला अच्छा मुझे इंटरेस्ट ऑन पार्टनर कैपिटल दे दो, कहता आपके बीच में एग्रीमेंट नहीं है तो नो इंटरेस्ट। उसने बोला सर चलो मुझे प्रॉफिट ही ज्यादा दे दो, उसने कहा आपके बीच में कोई एग्रीमेंट नहीं है तो प्रॉफिट शुड बी इक्वल, इक्वल मतलब 1:1। तुझे अगर 1 रुपया मिलेगा तो दूसरे को भी 1 रुपया मिलेगा, तुझे अगर 2 रुपये मिलेंगे तो दूसरे को भी 2 रुपये मिलेंगे, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट क्या रहेगी, इक्वल। उसने बोला सर मेरे से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ज्यादा ले रहे हैं, तो उसने बोला नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी, तो ये भी खुश रहे। मतलब कि आपने एक चीज याद रखनी है, इंटरेस्ट सैलरी टू पार्टनर नो, इंटरेस्ट टू पार्टनर कैपिटल नो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नो, प्रॉफिट इक्वल, और इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन, अगर पार्टनर ने कोई लोन दिया है तो वो आपका 6% मानी जाती है, अगर आपके बीच में एग्रीमेंट नहीं है, ठीक है। तो उसके ऊपर जो इंटरेस्ट है तो 6% आप वो चार्ज कर सकते हो। अगर आप बोलते हो 10%, 10% एग्रीमेंट के बिना नहीं, ठीक है। एग्रीमेंट होना चाहिए 10%, 10% क्या, अगर आपके बीच में एग्रीमेंट है 50% तो आप 50% भी लीजिए, लेकिन अगर आपके बीच में एग्रीमेंट नहीं है,
आपके बीच में लड़ाई हो जाती है तो कोर्ट सिर्फ और सिर्फ 6% का ही आदेश दे सकता है और कोई आदेश नहीं दे सकता। तो ये चीज याद रखना, ये जो आज जितना ये वाला पॉइंट पढ़ाया ये आपसे पूछा जा सकता है। इसमें से मुझे अंदर से गट फीलिंग आ रही है कि 1 नंबर आ सकता है। नेक्स्ट इज योर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब आप सभी को पता है कि लास्ट टॉपिक हमने पढ़ा था डेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जी सर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ा था। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का क्या सीक्वेंस था सर? फाइनेंशियल स्टेटमेंट का सीक्वेंस था, फर्स्ट वन इज ट्रेडिंग अकाउंट, सेकंड वन इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद हम बनाते हैं बैलेंस शीट, लेकिन इसका सीक्वेंस थोड़ा सा अलग है। इसमें क्या आ जाता है, फर्स्ट का सेम है, सेकंड भी सेम है, लेकिन बैलेंस शीट से पहले एक आपका अकाउंट बनाया जाता है जिसे हम बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो इसका नंबर है तीसरा, इसका नंबर है चौथा। तो इसमें 4 चीजें बनती है, मतलब कि आपने याद रखना है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, जो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है किसमें, दैट इज इन हमारी जो फाइनल अकाउंट्स हैं हमारे जो पार्टनरशिप में वो अलग रहते हैं। तो उसमें थर्ड नंबर पे हम पहले बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, उसके बाद बैलेंस शीट। तो क्या है सर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट? तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो है इट इज जस्ट, ठीक है, एक्सटेंशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। वो क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का एक तरह से एक्सटेंशन है, उसी को एक्सटेंड किया। एप्रोप्रिएशन वर्ड आप अगर अभी गूगल पे सर्च करेंगे एप्रोप्रिएशन वर्ड, तो उधर मीनिंग आएगा इसका डिस्ट्रीब्यूशन, डिवाइड, डिवीजन, मतलब किस हिसाब से आपने प्रॉफिट बांटा। आपको याद होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का एंड रिजल्ट क्या निकला सर? एंड रिजल्ट निकला है नेट प्रॉफिट, एंड दिस इज अ लास्ट प्रॉफिट। अब हमारा हक बनता है ये जो हमारा नेट प्रॉफिट आया इसको आगे बांटा जाए। जब हमने पहले पढ़ा सर वो था हमारा सोल प्रोप्राइटर। सोल प्रोप्राइटर में तो इकलौता एक ही इंसान है, तो उसी की पॉकेट में जाना सब कुछ, तो उसमें बांटने की तो जरूरत है ही नहीं। लेकिन पार्टनरशिप में एक से ज्यादा इंसान है तो उसको बांटने की जरूरत पड़ जाएगी, उसको डिस्ट्रीब्यूशन की जरूरत पड़ जाएगी। तो उसके लिए हम एक अकाउंट बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जिसमें हम इसका नेट प्रॉफिट को बांटते हैं। ऑल द एप्रोप्रिएशन दैट द डिस्ट्रीब्यूशन पेएबल टू द पार्टनर एज पर पार्टनरशिप डीड आर रिकॉर्डेड इन दिस एक्ट। तो इस एक्ट में हम रिकॉर्ड करते हैं जितनी भी हमने डिस्ट्रीब्यूशन करनी है। फॉर एग्जाम्पल हमें एक एग्जाम्पल ले लेता हूं, आगे आपको एक क्वेश्चन भी करके दूंगा। तो फॉर एग्जाम्पल हमारा नेट प्रॉफिट ₹100। अब ये जो 100 रुपए का प्रॉफिट है, हो सकता है कि हमने ए को सैलरी भी देनी है इसमें से, क्योंकि ए हमारा ज्यादा काम करता है, बड़ा काम काजी बंदा है अपना, तो सैलरी को ए को हमने सैलरी देनी है। फॉर एग्जाम्पल 2 रुपए इसको दे देंगे। बी भी थोड़ा काम काजी बंदा, उसको भी 1 रुपया दे देते हैं। ये सब कुछ क्या होगा, डीड में लिखा होता है। जब हमारे एग्रीमेंट हुआ होगा ना, हमने उसमें लिखा होगा कि हमने ए को कितनी सैलरी देनी है, बी को कितनी सैलरी देनी है। अच्छा सर हमने सैलरी दे दी 3 रुपए। हो सकता है कि ए ने सेल भी ज्यादा कराई हो तो उसकी कमीशन बनती है, क्या होता है हमने उसको कमीशन भी देनी हो, हमने कमीशन देनी है उसको 20 रुपए और दूसरे वाले को देनी है 7 रुपए। ठीक है, 7 + 3 कितना हो गया 10, 10 + 20 कितना हो गया 30 रुपए। मतलब 30 रुपए तो हमने डिवाइड कर दिया, अभी भी कितना बच गया 100 रुपए था टोटल प्रॉफिट, सर अभी भी 70 रुपए बच गया। अब ये जो 70 रुपए बच गया ये हमारा एक्चुअल प्रॉफिट है, एक्चुअल डिविजिबल प्रॉफिट है। ठीक है, तो ये जो डिविजिबल प्रॉफिट है हम इनको इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट देंगे। वो आपको क्वेश्चन में दिया होगा, घबराने वाली कोई बात नहीं है। अगर नहीं दिया तो इक्वल, मतलब 35-35 रुपए दोनों को दे दो, अगर तो दिया है उस हिसाब से दे दो। ठीक है ना, हम क्वेश्चन के अगेंस्ट थोड़ी जाएंगे। अगर तो बाय चांस लिखा होगा दैट देयर इज नो एग्रीमेंट एंड द रेशियो इज 2:3, तब भी इक्वल। रेशियो इज 2:3 बट देयर इज नो एग्रीमेंट, तो एग्रीमेंट नहीं है सर, हमें तो फिर इक्वली बांटना है। ठीक है, तो ये भी चीज आपने याद रखनी है। एक बार राइट्स ऑफ पार्टनर भी पढ़ लेते हैं। तो पार्टनर के क्या क्या हक हैं। पार्टनर का एक हक है कि वो बिजनेस में पार्टिसिपेट कर सके, उसे रोक नहीं सकते कि यार तू पार्टनर बिजनेस की मीटिंग में नहीं आ सकता, उसको आप रोक नहीं सकते कि तू बिजनेस की बुक्स में नहीं देख सकता। राइट टू एक्सप्रेस ओपिनियन, वो अपने ओपिनियंस भी दे सकता है, अपनी राय दे सकता है, उसको कोई रोक नहीं सकता। वो अगर उसको कोई राय देने से रोकेगा तो उसे जेल भी हो सकती है। इसका ये हक है, ये सब कुछ इसके राइट्स है जो पार्टनरशिप के कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, एक तरह से आप कह सकते हो। राइट टू असेस बुक, राइट टू शेयर प्रॉफिट, राइट टू बी इंडेमनिफाइड। ठीक है, अगर इसको कोई लॉस होता है तो इसको इंश्योरेंस मिलनी चाहिए उसके अकॉर्डिंग।
अगर इसने बिजनेस के होने से कोई लॉस होता है। तो ये सब कुछ इसके हक हैं, ये सब कुछ इसके राइट है, ठीक है। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए राइट ऑफ ए पार्टनर, तो ये मेन इसके राइट्स है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन हमने इधर पढ़ लिया, इधर मैंने आपको बताया इट इज द एक्सटेंशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब बात होती है इसके फीचर पढ़ लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के। दैट इट इज प्रिपेयर्ड आफ्टर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, मैंने आपको बता दिया 3rd नंबर पे बनता है। इट इज प्रिपेयर्ड फॉर द एप्रोप्रिएशन, एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या, डिस्ट्रीब्यूशन। नॉट रिक्वायर्ड एज पर द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स लॉ, अगर इनकम टैक्स लॉ की कभी रेड पड़ जाती है तो वो कभी भी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं मांगेंगे, वो आपसे ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मांग सकते हैं, आपसे बैलेंस शीट मांग सकते हैं, लेकिन एप्रोप्रिएशन वो आपसे नहीं मांगेंगे। उन्हें कोई लेना देने नहीं आपने प्रॉफिट कैसे बांटा, उन्हें अपने इनकम टैक्स से मतलब है कि आपने टैक्स सही भरा है कि नहीं भरा। प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप डीड, इट इज प्रिपेयर्ड बाय ओनली पार्टनरशिप फर्म, और वो मैंने आपको बताया ये सिर्फ और सिर्फ पार्टनरशिप फर्म के द्वारा ही बनाई जाती है। अब आप इधर परफॉर्मा देख सकते हो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का, सारा सिंपल है, आपको हमने बताया था दैट इट इज प्रिपेयर्ड आफ्टर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इधर आपका बाय टू नेट प्रॉफिट आया था, टू नेट प्रॉफिट 500, अब इसका नेट प्रॉफिट कहां जाएगा, इधर आप देख सकते हो ये आपका आ गया नेट प्रॉफिट। अब आपका इधर नेट प्रॉफिट आ गया, अगर लॉस होगा तो इधर आ जाएगा। अब आपका ये नेट प्रॉफिट आ गया, नेट प्रॉफिट के बाद जितनी भी डिस्ट्रीब्यूशन है, डिस्ट्रीब्यूशन आप देख सकते हो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, रिजर्व, ये जितनी भी डिस्ट्रीब्यूशन है इधर दे देंगे। फॉर एग्जाम्पल इंटरेस्ट ऑफ कैपिटल है 20 रुपये, 30 रुपये, फिर पार्टनर की सैलरी है 30 रुपये, ये 100 रुपये एंड सो ऑन, जितनी भी डिस्ट्रीब्यूशन है जैसे जैसे आपने इसे बांटना आप इधर कर दोगे। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बिजनेस के लिए क्या है, इनकम, तो ये इधर इनकम आपकी, बस आपने याद रखना इसके क्रेडिट साइड पे सिर्फ और सिर्फ 2 आइटम्स आती हैं, एक नेट प्रॉफिट और दूसरा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। जब ये आ जाएगा इधर आपकी सब कुछ क्या आ जाएंगी, डिस्ट्रीब्यूशंस, इधर आपकी क्या आ जाएंगी, सब और सब डिस्ट्रीब्यूशन। उसके बाद भी कोई पैसा बच जाता है तो वो आपने इधर ट्रांसफर कर देना इनके अकाउंट में, वो एज ए प्रॉफिट, ये आपका फाइनल प्रॉफिट है, ये आपका क्या है, फाइनल प्रॉफिट जो आपने इनको देना है, ठीक है। इसका एक क्वेश्चन करेंगे जिसमें आपको और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये था आपका कुछ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बारे में। एक इनके बीच में डिफरेंस देख लेते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन इसमें क्या डिफरेंस है, बड़ा इजी है। इट इज प्रिपेयर्ड आफ्टर ट्रेडिंग अकाउंट, इट इज प्रिपेयर्ड आफ्टर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, it is prepared to send net profit, it is to know the distribution of net profit. This account is prepared on the basis of partnership agreement, is not, sorry, ठीक है, ये आपके पार्टनरशिप एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग नहीं बनता, लेकिन जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन है इट इज प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट, जो आपके एग्रीमेंट में लिखा है कि सैलरी इतनी देनी है, कमीशन इतनी देनी है एंड सो ऑन, ये इतना देना है। एक्सपेंसेस डेबिटेड टू दिस अकाउंट आर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड इट इज ए एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। अब ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, ध्यान सुनना। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जितने हमने खर्चे डाले, क्या क्या डाले थे सर, सैलरी टू मैनेजर, क्या डाला सर, रेंट, क्या डाला, कमीशन पेड। लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में क्या डाला, कमीशन टू पार्टनर, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में क्या डाला, सैलरी टू पार्टनर। ये होते हैं हमारे एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट और ये होते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। मतलब कि चाहे आपको लॉस हो, ये खर्चा तो आपने देना ही देना है, चाहे आपको घाटा हो, आपने ये वाला खर्चा देना ही देना है। क्या आप कभी ऐसा बोल सकते हो सर इस बारी मुझे थोड़ा लॉस हो गया बिजनेस में, मैं आपका रेंट नहीं दूंगा, ऐसा नहीं हो सकता ना। तो वही चीज, आपका अगर फैक्ट्री का रेंट है, आपका अगर ऑफिस का रेंट है, आपको पे करना ही पड़ेगा, देना ही पड़ेगा, अगर आपको घाटा भी होता है तो उसके कारण इधर जितनी भी आइटम्स हैं उनको बोलते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, वो आपने प्रॉफिट के अगेंस्ट भी चार्ज करना है। लेकिन जो एप्रोप्रिएशन है इट इज एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट नहीं है, उसमें अगर घाटा होगा तो हम नहीं भी दे सकते क्योंकि वो अपना ही बंदा है, पार्टनर क्या है, अपना ही बंदा है। होप सो क्लियर होगा, ठीक है। तो एक बार ना एक क्वेश्चन देख लेते हैं आपको जिससे और क्लियर हो जाएगा। ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का प्रॉपर क्वेश्चन है, उसके बाद एमसीक्यू करते हैं। तो कहते हैं इनकी रेशियो है 7:4:9, 7:4:9, मतलब 7 अपॉन प्लस कीजिए इनका, ठीक है, इनका प्लस आपका हो जाता है 20, 7/20, 4/20 एंड 9/20, ठीक है। 749 का प्लस कितना, 20। तो जी को कितनी, जी को हर 20 रुपये में 7 रुपये मिलेंगे, एच को हर 20 रुपये में 4 रुपये मिलेंगे
और आर को हर 20 रुपये में 9 रुपये मिलेंगे। इनकी कैपिटल बता दिया इन्होंने। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोलता है 9%, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या बोलता है 9%। तो आप सभी को याद होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कौन सी साइड पे आता है सर, डेबिट साइड आता है, बिकॉज इट इज एप्रोप्रिएशन। तो 2 लाख का आपको मैं एक बार दिखा देता हूं, 2 लाख का 9% कितना हुआ सर 18,000। सर 75,000 का 9% कितना हुआ सर, 75,000 का 9% आपका हो जाता है डायरेक्ट, इधर मैं दिखा देता हूं 6750। और सर 3,50,000 का आपका 9% हो जाता है, डेट इज 3,31,500। तो ये हमने इधर लिख दिया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तीनों का, आप देख सकते हो, जी का, एच का, आर का। फिर बोलते हैं सैलरी देनी है 6,000 पर मंथ टू एच। एच को सैलरी कितनी देनी है 6,000 पर मंथ। तो साल की कितनी होगी सर, साल की होगी 72,000, 72,000। तो हमने इधर सैलरी लिख दी इसकी साल की। अब बात होती है हमारे इधर नेट प्रॉफिट इन्होंने दिया था ड्यूरिंग द ईयर द फर्म अर्नड ए प्रॉफिट ऑफ 1,70,000। तो 1,70,000 हमारा इधर प्रॉफिट आ गया, आप देख सकते हो ये हमारा नेट प्रॉफिट आ गया। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इन्होंने बताइए 750 है, 450 है, 1250 है, इधर हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग डाल दी। अब हम क्या करेंगे, क्रेडिट साइड का प्लस करेंगे। क्रेडिट साइड का प्लस हो जाता है 1,72,450, इधर भी लिख देंगे 1,72,450। इसमें से ये दोनों अमाउंट हम क्या कर देंगे, डिडक्ट कर देंगे। जैसे बैलेंसिंग फिगर याद है कि नहीं है, हमने लेजर में किया हुआ है, वो ही बैलेंस कर रहे हैं हम इधर। 1,72,450 में से देख सकते हो इसके टोटल में से इन दोनों को माइनस कर दो, आपके पास क्या बचेगा 44,200। आप कैलकुलेटर पकड़ सकते हो अभी, दोनों इनको माइनस करो, आपका आंसर क्या आएगा 44,200। अब 44,200 को हमने क्या करना है, 44,200 को हमने 7/20 से मल्टीप्लाई करना है पहले, फिर वो किसका शेयर आ जाएगा, जी का। फिर हमने 4/20 से करना है, वो आपका किसका आ जाएगा, एच का। फिर हमने 9/20 करना है, तो वो किसका आ जाएगा, आर का। तो ये आप देख सकते हो 44,200 को अगर 7/20 करोगे, 4/20 करोगे और 9/20 करोगे तो ये आंसर आ जाएंगे आपके। तो जी के खाते में कितना प्रॉफिट आया 15,470, एच के खाते में कितना आया 8840, आर के खाते में कितना आया 19,890। होप सो क्लियर होगा, ठीक है। तो यही था आपका पार्टनरशिप का जो बेसिक था, उसके बारे में आपको बता दिया। अब थोड़े से एमसीक्यू कर लेते हैं ताकि आपका थोड़ा सा कॉन्फिडेंस और बढ़ जाए, साथ में आसमान तक पहुंच जाए, क्योंकि एक कॉन्फिडेंट पर्सन कुछ भी कर सकता है, एक शूरवीर बंदा कुछ भी कर सकता है, मैं यही मानता हूं। तो आज हम वही क्वेश्चन करेंगे जो हमने आज के टॉपिक में पढ़े हैं, ठीक है। तो कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ेंगे, देखते हैं। इन द एब्सेंस ऑफ ए एग्रीमेंट द प्रॉफिट एंड लॉस आर डिवाइडेड बाय पार्टनर इन द रेशियो, ठीक है। अगर आपके बीच में कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ तो प्रॉफिट एंड लॉस आपने कैसे शेयर करना है, अभी मैंने आपको बताया था डैट द आंसर विल बी इक्वली, हमने प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली शेयर करना है अगर आपके बीच में कोई एग्रीमेंट नहीं है। इन द एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट इंटरेस्ट ऑन लोन, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन लोन आपने याद रखना है डेट इज इन 6%, ठीक है। अगर आपके बीच में कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ तो आपने 6% इंटरेस्ट देना होता है। आगे ये भी क्वेश्चन आप देख सकते हो, दैट पार्टनरशिप फर्म आर इंडिविजुअली कॉल, ठीक है। द मेंबर्स को अगर इंडिविजुअली की बात करें तो इंडिविजुअली हम उन्हें किस नाम से बोलते हैं, पार्टनर बोलते हैं। आगे बात करते हैं और क्वेश्चन की जो हमने आज पढ़े हैं उन्हीं के हम क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। ये सब कुछ आपका आगे आ गया। A partnership deed is silent for the payment of interest on partner's loan, but there was a loss instead of profit during the year 2013 to 14. At what rate will the interest on partner loan are allowed? तो मैंने आपको बताया था डेट पार्टनर लोन चाहे लॉस भी हुआ फिर भी आपको देना तो पड़ेगा एट द रेट ऑफ 6% पर एनम इवन इफ द फर्म इंकर्स लॉस, चाहे उससे लॉस भी हुआ है। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर कैपिटल इज, ठीक है। अगर पार्टनर की कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट मिल रहा है तो गेन है, लॉस है, एप्रोप्रिएशन है कि नन ऑफ दीज है। तो इसका आंसर आपका रहेगा इट इज ए एक्सपेंस, लेकिन आपको एक्सपेंस ऑप्शन नहीं मिल रहा तो इसलिए हम इसको क्या लिखेंगे, इट इज एन एप्रोप्रिएशन, क्योंकि हम इसे एप्रोप्रिएशन अकाउंट में शो किया था। जी सर, उधर हमने शो किया था, तो उसके कारण इट इज एन एप्रोप्रिएशन। अंडर विच एक्ट पार्टनरशिप बिजनेस इज गवर्न, ठीक है। पार्टनरशिप बिजनेस को हम कौन से एक्ट के अकॉर्डिंग गवर्न करते हैं, दैट इज अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप एक्ट 1932। फिर नीचे बात करते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट है, ये हमने आगे पढ़ना है, अभी ऐसा नहीं है। हु शुड कंपनसेट टू हुम इन केस ऑफ, ये भी हमने अभी आगे करना है, सब कुछ करना है, ठीक है। घबराओ मत, कल वाला सेशन थोड़ा सा बड़ा जाने वाला है। आज एक्चुअली में टाइम आप ऊपर देख सकते हो 9:20 हो गए, तो इसलिए आपको लेक्चर भी प्रोवाइड करना है। तो इधर देखते हैं क्वेश्चन कुछ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इनकॉर्पोरेटेड इन द पार्टनरशिप एक्ट, ठीक है। पार्टनरशिप एक्ट में क्या नहीं लिखा गया, कहते हैं प्रॉफिट एंड लॉस टू बी शेयर्ड इक्वली, ये तो लिखा हुआ है सर। नो इंटरेस्ट टू बी चार्ज ऑन कैपिटल, सर ये भी लिखा हुआ है।
ऑल लोन्स आर टू बी चार्ज इंटरेस्ट एट रेट ऑफ 6%, ऑल ड्राइंग्स आर टू बी चार्ज इंटरेस्ट, ठीक है। तो ऑल लोन्स भी लिखा हुआ है सर, लेकिन ड्राइंग्स के ऊपर लिखा है नो इंटरेस्ट, ठीक है। तो ये आपका इसका सही आंसर रहेगा। तो फर्स्ट का आंसर क्या रहेगा? डी ऑप्शन। When is the partnership act enforced? तो पार्टनरशिप एक्ट कब इन्फोर्स किया था? When there is no partnership deed, when there is a partnership deed, when capital contributed by the partner varies, when the partner's salary and interest on capital are not in the partnership deed. तो हम पार्टनरशिप एक्ट कब इन्फोर्स करेंगे? When there is no partnership deed, जब आपके इसमें कोई पार्टनरशिप डीड नहीं है, कोई एग्रीमेंट नहीं है, तब जाके पार्टनरशिप एक्ट इन्फोर्स होगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आइटम कैन नॉट बी रिकॉर्डेड इन द एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या नहीं आएगा? तो आप देख सकते हो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, रेंट पे टू पार्टनर की पार्टनर सैलरी। तो रेंट पे टू पार्टनर जो है इट इज नॉट शोन इन द एप्रोप्रिएशन अकाउंट। हमने अभी पीछे प्रैक्टिस की, बनाने के क्वेश्चन आपके लिए लेके आए थे उधर हमने। तो आगे ये बोलता है हाउ शुड इंटरेस्ट चार्ज ऑन पार्टनर ड्राइंग टू बी डील्ड इन पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट, ठीक है। जो आपको पार्टनर्स की ड्राइंग के ऊपर जो इंटरेस्ट मिला है, ठीक है। ये इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग क्या होता है? बिजनेस के लिए सर इनकम होती है, ठीक है। ये बिजनेस के लिए क्या है? इनकम। कहते हैं क्रेडिटेड एज इनकम इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डिडक्टेड फ्रॉम प्रॉफिट इन एलोकेटिंग द प्रॉफिट अमंग द पार्टनर, एडेड टू प्रॉफिट इन एलोकेटिंग द प्रॉफिट अमंग द पार्टनर की डेबिटेड एज एक्सपेंस इन प्रॉफिट एंड लॉस। देखो पहले तो ये एक्सपेंस है ही नहीं, तो ये ऑप्शन तो इधर गलत हो जाता। अब तीसरी चीज, आप तीसरा पॉइंट पढ़ सकते हो, एडेड टू प्रॉफिट इन एलोकेटिंग द प्रॉफिट अमंग द पार्टनर, ये इसका सही रहेगा। हमने क्या किया था सर? अभी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया था और क्रेडिट साइड पे मतलब प्रॉफिट के साथ हमने इसे जोड़ दिया था, दैट इज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो इसका आंसर क्या रहेगा? सी ऑप्शन। फिफ्थ क्वेश्चन, रजिस्ट्रेशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म इज, ठीक है। तो पार्टनरशिप फर्म की जो रजिस्ट्रेशन है कंपल्सरी है, नॉट कंपल्सरी है, कंपल्सरी इफ नंबर ऑफ पार्टनर डज नॉट एक्सीड 10, नॉट कंपल्सरी इफ पर नंबर ऑफ पार्टनर एक्सीड 10। ऐसा कुछ नहीं है, ये आप पे डिपेंड है कि आप उसकी रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हो कि नहीं कराना चाहते हो। तो इट इज नॉट कंपल्सरी। तो फिफ्थ का आंसर क्या रहेगा? नॉट कंपल्सरी। तो इसी के आज ये 10 क्वेश्चन ही टोटल रखते हैं जितने हमने अभी डिस्कस किए। बाकी आपके साथ कल डिस्कस करेंगे। कल का सेशन थोड़ा सा बड़ा जाने वाला है, ठीक है। तो कल ठीक मैं कहूँगा कि 1 घंटे के ऊपर भी जा सकते हैं लेक्चर। तो कल आपको इसमें मैक्सिमम आपका हम आपका एडमिशन भी स्टार्ट कर देंगे, एडमिशन तक खत्म कर देंगे। जितना आपको रेलिवेंट पॉइंट्स होंगे वो आप सबको बता दूंगा, और एडमिशन के हम इसमें क्वेश्चन भी कर लेंगे। तो गाइस आज का अपना लेक्चर इतना ही रखते, तो मिलते हैं कल अपने नए लेक्चर। तब तक के लिए लेक्चर को लाइक जरूर करके जाइएगा, आपको इससे क्या होता है, मोटिवेशन मिलती है और अच्छा लेक्चर बनाने के लिए। तो गाइस आज का अपना इतना ही रखते, तो मिलते हैं कल अपने नए लेक्चर के साथ।